नमस्कार, अब वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का और आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक तरफ नौकरी नहीं और दूसरी तरफ भर्ती परीक्षाओं में घपले। कभी पर्चे लीक होते हैं, कभी कोई और किसी के नाम पर परीक्षा दे रहा होता है, कभी सिफारिशी नौकरी हासिल कर कोई किसी मेधावी छात्र का हक मार लेता है। आए दिन इस तरह की खबरें आप देखते पढ़ते रहते होंगे। शिक्षा माफियाओं ने पूरे तंत्र को घून की तरह चाटना शुरू कर दिया है। तो आज बात उस उत्तर प्रदेश की होगी जहां आने वाले दिनों में चुनाव है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन का ऐसा ढुलमुल रवैया कि यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। 28 नवंबर को लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए थे। अब आप सोचिए उन युवाओं के बारे में जिन्होंने ये परीक्षा पास कर टीचर बनने का ख्वाब बुना होगा। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि देश भर में बेरोजगारी की तुलना में योगी सरकार के शुरुआती 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर देश के औसत से भी ज्यादा रही। हां, इस साल हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन जब परीक्षा के ही पर्चे लीक हो जाएं तो रोजगार का रास्ता कहां से बनेगा। तो आज उस सिस्टम की घंटी बजाइए जहां छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर पैसे कमाने का गोरख धंधा चल रहा है। नंबर आपके सामने है 8422840000। मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। कि नहीं गलती क्या शिक्षा विभाग कर रहा है। जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, हम लोग किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे आके कह रहे हो कि भाई जिसने किया नहीं उसके पास बहुत टाइम है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। 20 दिन के अंदर आचार संहिता लागू होने वाली है। अब समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस साल अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो आप देख ही रहे हैं बेरोजगारी। ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अगर बाय द वे 1 महीने बाद नहीं होता है, क्या गारंटी ले रहे हैं कि 1 महीने के बाद होगा? की जो वैकेंसी आनी थी, आचार संहिता अभी लग जाएगी, दिसंबर या जनवरी जब भी लगनी है लग जाएगी, तो उसके बाद क्या वैकेंसी सुपरटेट की आएगी? मानसिक रूप से हम लोग का भी संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। क्या फिर से 1 साल लखनऊ में रह के तैयारी करें? बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते तो उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे? यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। सवाल सिर्फ एक परीक्षा के पेपर लीक होने का नहीं, सवाल तो उस पूरे सिस्टम का है जिसमें भ्रष्टाचार अंदर तक घुस चुका है। वरना यह कैसे संभव है कि कड़ी सुरक्षा में रखे हुए पेपर बार बार नकल माफिया के हाथ लग जाते हैं। यूपी में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक होने से एक बार फिर साफ हो गया कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में धांधली का खेल खुलेआम हो रहा है। इस खेल में शिक्षा माफिया और उन्हें शह देने वाला सरकारी सिस्टम कमाता है और दिन रात मेहनत करके एक नौकरी की उम्मीद रखने वाला युवा अपना भविष्य गंवाता है। 28 नवंबर को पूरे यूपी में हुई टीईटी परीक्षा में 21,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती तो इसमें पास होने वालों को वैकेंसी निकलने पर टीचर बनने का मौका मिलता। इसी उम्मीद में ये लोग दिन रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि एक झटके में उनके सारे सपने बिखर जाएंगे। गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। गोरखपुर के अलीनगर में रहने वाली मीनाक्षी और उनके परिवार की पूरी जिंदगी इस छोटे से कमरे में सिमटी हुई है।
पिता बीमार है, इसलिए बेटी जल्द से जल्द नौकरी कर उनकी जिम्मेदारी बांटना चाहती है। माँ घर के सारे काम का बोझ अपने सिर लेकर बच्चों को पढ़ने का मौका देती है, जिससे उनका भविष्य संवर सके। मीनाक्षी ने ग्रेजुएशन किया, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया, उसके बाद से ही वो CTET और UPTET की तैयारी कर रही थी। वो चाहती थी कि टीचर बनकर उनका सपना पूरा कर सके, लेकिन नकल माफिया ने मीनाक्षी और उसके परिवार की सारी उम्मीदें तोड़ दी। कितने दिन से हम लोग ने प्रिपरेशन किया हुआ था पेपर का, इतने दिन से तैयारी हुई थी कि उम्मीद थी मन में कि यूपी टेट का पेपर होगा, फिर उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो फिर हम लोग का कुछ फ्यूचर बनेगा, करियर सेट होगा। लेकिन यूपी टेट का पेपर अचानक से ऐसे रद्द हो जाने से जो है बहुत बड़ा झटका लगा है। दिन रात एक करके सब बच्चे मेहनत करते हैं सफल हो जाए, लेकिन ये जिसने भी किया है ऐसा कार्यवाही गलत काम, उसके लिए सख्त से सख्त उसको सजा मिलना चाहिए। आगरा की रहने वाली अपर्णा का कहना है कि वो इस उम्मीद से इस परीक्षा में शामिल हुई थी कि इसके बाद सरकार भर्तियां निकालेगी और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा का पेपर देखकर उनकी उम्मीदें और बढ़ गईं, लेकिन पेपर पूरा करने से पहले ही वापस ले लिया गया। अपर्णा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। करते रहे थे कि हो सकता है कि मतलब खबर हो या फिर मतलब बाद में ऐसा ना हो, र्यूमर हो, तो बाद में फिर हम जब जैसे 15 मिनट तक करते रहे उन्होंने हमारा पेपर ले लिया और हमारी OMR भी ले ली, बोल दिया आपको नहीं दिया जाएगा और उसको सबमिट कर दिया। शुभम पिछले 1.5 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। जब उन्हें बीच परीक्षा से लौटाया गया तो वो समझ नहीं पाए क्या हुआ। घर जाकर पता चला कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। मेरठ की रहने वाली वंदना के साथ भी यही हुआ। जब पता चला कि कैंसिल हो गया है तो वो डिस्टर्बेंस तभी आ जाता है। अब भले ही हम 1 महीना बाद दें, लेकिन जो स्ट्रेंथ वो हम बना के रखते हैं कि अभी देने जाना है और अच्छे से, तो वो उस टाइम शायद नहीं बन पाए। ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि अब टेट का एग्ज़ाम लीक हो ही गया है, आगे कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, फ़िलहाल चुनाव आ जाएंगे, सर अब 6 महीना फिर दोबारा टल गया है। लोग इतनी मेहनत के साथ वहाँ पहुँचते हैं एग्ज़ाम देने, कैंसिल हो जाता है। सवाल है कि सख्त सुरक्षा के दावों के बाद भी पेपर लीक कैसे हो जाता है। शिक्षा माफिया से बचाने के लिए पेपर दूसरे राज्य में छपवाए जाते हैं। उसके बाद GPS लगे ट्रकों से पेपर एक जिले से दूसरे जिले में भेजे जाते हैं। जिले में आने के बाद उसे कोषाधिकारी कार्यालय में डबल लॉक में रखा जाता है। जिस दिन परीक्षा होनी होती है उस दिन सुबह जिले के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में लॉक खोला जाता है। फिर पुलिस फोर्स के साथ पेपर को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाता है। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे? बताओ योगी आदित्यनाथ, तो आप तो कहते ठोक देंगे, नाम बदल देंगे। अब बाबा बोलेंगे कि TET का नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा। इस पर हमारी कोशिशें चल रही हैं कि किस स्थान से या किस तरीके से पर्चा लीक कराने की कोशिश हुई है। मेधावी छात्र हैं, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई। ये जरूर है कि थोड़ा दोबारा उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। संविदा कर्मियों का सचिवालय में बताते हैं कि कुछ ऐसे संविदा कर्मी हैं जो इस पूरे पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व है और उनकी भी पड़ताल की जा रही है। तो क्या ऐसा कोई ग्रुप है, गैंग है सर, जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? नहीं, ये तो पूरी तरह हवाबाजी है, ये ऐसी कोई बात नहीं। पेपर लीक मामले में कार्रवाई के नाम पर अब तक अलग अलग शहरों से 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सॉल्वर से लेकर कॉलेज प्रिंसिपल तक शामिल है। प्रदेश के शिक्षा माफिया से जुड़े ये लोग बड़ी तैयारी के साथ और सुनियोजित तरीके से सॉल्वर गैंग चला रहे थे। ये गैंग अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक वसूलता था। गिरोह के सदस्य पास कराने की पूरी गारंटी लेते थे। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप के जरिए नकल करने वाले अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया गया। छोटी मछली को पकड़ने से कोई लाभ नहीं। जो एग्जामिनेशन माफिया है और इस तरह से जो राजनीतिक संरक्षण जिसको मिलता है, तो साहस करें। सिर्फ
विरोधी ही नहीं, पेपर लीक की घटना को लेकर बीजेपी के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। सांसद वरुण गांधी ने कहा, यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। पर सवाल है कि यूपी के मुख्यमंत्री के इस दावे पर भरोसा कैसे किया जाए। ये पहला मौका नहीं है जब यूपी में किसी परीक्षा के पेपर लीक हुए हों। योगी के सत्ता में आने के बाद जुलाई 2017 में दारोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा, अगस्त 2021 में पीईटी परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है। रविवार को जिस टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक हुआ, उसी परीक्षा का पेपर 2019 में भी लीक हुआ था। तब 1 साल बाद वो परीक्षा दोबारा कराई गई, लेकिन इस बार मौका चुनाव का है, लिहाजा सरकार ने 1 महीने के भीतर परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है। पर अभ्यर्थी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो एक उम्मीद थी आगे के लिए कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, वो भी एक उम्मीद ही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है। इस देश में वैकेंसी तभी आती है जब चुनाव आने वाला होता है। बाय द वे 1 महीने बाद नहीं होता है, क्या गारंटी ले रहे हैं कि 1 महीने के बाद होगा? अगर नहीं होता है तो क्या जो हम लोगों का इतना टाइम वेस्ट हुआ, हम लोग रूम लेके रहते, इतनी दूर दूर से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो सारे टाइम, वो सारे खर्चे सरकार तो नहीं लौटाने वाली है ना। सवाल यही है कि भर्ती परीक्षाओं में हो रही इस धांधली के खेल में नौकरी के लिए भटक रहे युवाओं के साथ हो रहे अन्याय का हिसाब कैसे होगा? आखिर क्यों अब तक इस मामले में किसी बड़े आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की घंटी आप जरूर बजाइए। अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर चर्चा है तो वो है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। नाम जितना लुभावना, काम उतना ही खतरनाक। अब तक के सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट कहे जा रहे ओमिक्रॉन ने अचानक अपनी रफ्तार भी बढ़ा ली है। इसीलिए पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई। तो सवाल ये, क्या ओमिक्रॉन ही भारत में तीसरी लहर लाएगा? रिपोर्ट देखिए जिसमें ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और उसके तेजी से बढ़ते खतरे से जब दहशत में है पूरी दुनिया, ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने देश के सामने अपनी चिंता जाहिर की। सभी देशवासियों से सतर्क और सजग रहने की अपील की। पीएम मोदी की इस अपील को आप पूरी गंभीरता से लें, हर सावधानी का पालन करें, क्योंकि WHO समेत दुनिया भर के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन को कोरोना के पिछले सारे वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक माना। भारत को अधिक सजग और सतर्क रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इस समय कोरोना की देश में स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी करीब 1 साल पहले थी, यानी कोरोना के मामले कम और लोगों में इस खतरे को लेकर लापरवाही ज्यादा। पिछले साल नवंबर-दिसंबर का ही महीना था जब यूरोप और पश्चिमी देशों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था, कहर बरपा रहा था। उसके मुकाबले पहली लहर झेल चुके भारत में स्थिति काफी बेहतर थी, लेकिन नवंबर-दिसंबर बीतते ही अगले 3 महीने में तस्वीर भारत में पूरी तरह बदल। दूसरी लहर ने
भारत में दस्तक दे दी, संक्रमण बहुत तेजी से देश में फैला, फिर क्या क्या हुआ ये किसी से भी छिपा नहीं है। कोरोना का नया और सबसे खतरनाक माना जा रहा वेरिएंट, जिसे WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है, दुनिया में इसके पहले मरीज की पुष्टि दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को हुई, जिसके बाद यूरोपीय देशों समेत कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमिक्रॉन की शुरुआत वाले अफ्रीकी देशों में इसका कहर उतना नहीं देखने को मिल रहा जितना यूरोप के देशों में देखने को मिल रहा है। 1 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 17% आबादी वाले अफ्रीका के 54 देशों में रोज औसतन 4200 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। ये संख्या यूरोप से 86 गुना कम है। अफ्रीका में हर रोज होने वाली मौतें भी 150 से कम है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की यूरोप से तुलना करें तो आंकड़ा 26 गुना कम है। यही नहीं, अफ्रीका में रोजाना संक्रमण केस और मौतें दोनों ही 2 महीने से लगातार घट रही हैं। दूसरी तरफ दुनिया की 10% आबादी वाले यूरोप के 45 देशों में रोज औसतन 3,63,000 कोरोना मरीज मिल रहे हैं, जबकि रोजाना 3,880 से ज्यादा लोगों की मौत यूरोप के देशों में दर्ज की जा रही है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन का दावा है कि अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट बीते करीब 2 महीनों से मौजूद है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट में अब तक छोटे बड़े 45 बदलाव दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अफ्रीका के इलाके में कोरोना मरीजों के मरने का आंकड़ा लगातार कम ही हो रहा है। यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट अफ्रीका के लिए कम और यूरोप के देशों के लिए ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो रहा है, और यूरोप से बाहर दुनिया के बाकी देशों में भी इसके मामले अब तेजी से सामने आ रहे हैं। डिस्पाइट नॉट बीइंग वेरी सीवियर एज ऑफ नाउ, बट ये काफी खतरनाक है क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट एज हाई एज 1.93 RO फैक्टर होता है। RO फैक्टर एक होता है कि एक इंसान कितनों को इन्फेक्ट कर सके, और 1 है तो 1 को ही करेगा, लेकिन 2 के आसपास है तो ऑलमोस्ट एक इंसान 2 को करेगा, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। सो ये काफी खतरनाक इस वजह से कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है। कोरोना का नया वेरिएंट भारत के लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है, और क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तीसरी लहर आने की वजह बनेगा? इन सवालों के जवाब तलाशें। उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि दुनिया के किन किन देशों ने ओमिक्रॉन से बचने के लिए नए कदम उठाए हैं या फिर उठाने वाले। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स में एक दिन पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के 13 मामलों की पुष्टि के बाद सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान रेस्तरां, बार, गैर जरूरी सामान की दुकानें, सिनेमाघर और थिएटर के अलावा अन्य सार्वजनिक जगहें शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगी। जापान की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए सभी विदेशी नागरिकों की जापान में एंट्री पर पाबंदी होगी। ब्रिटेन पहले ही कह चुका है कि संदिग्ध ओमिक्रॉन मामलों के संपर्क में आए लोगों को 10 दिनों तक खुद को सेल्फ आइसोलेट करना होगा, भले ही उन्होंने वैक्सीनेशन ही क्यों न करवाया हो। ब्रिटेन ने अपनी अगुवाई में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर G7 देशों की आपात बैठक भी बुलाई है। अमेरिका और इजराइल, दुनिया के कई देश, दक्षिण अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिका कुछ और बड़े फैसलों पर भी विचार कर रहा है, जिसका ऐलान बहुत जल्द होगा। अब जरा उन देशों पर निगाह डाल लीजिए जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण पहुंच चुका है। ऐसे देशों की सूची में सबसे ऊपर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना है, तो ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल, डेनमार्क, चेक गणतंत्र, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी ओमिक्रॉन का संक्रमण दस्तक दे चुका है। अब इस सूची में नया नाम फ्रांस और पुर्तगाल का भी जुड़ गया है। फ्रांस में 8 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, तो पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। यानी
WHO और दुनिया भर के जानकारों ने जो चेतावनी जारी की है वो सही साबित होती दिख रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अपनी रफ्तार बढ़ाता दिख रहा है। अब तक करीब 15 देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि भारत भी चौकन्ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से सतर्क और सजग रहने की अपील भी की है। इस सबके बीच में कई बड़े फैसले भी किए जा रहे हैं। मसलन नई कोरोना गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत खतरे वाले देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा और 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। दक्षिण अफ्रीका या वहां से होते हुए जो लोग भारत लौटे हैं उनकी भी कड़ी जांच हो रही है। सभी राज्यों को केंद्र पहले ही सतर्क रहने और इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे चुका है, जिसके बाद कई राज्यों में सख्ती भी बढ़ गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों ने इस ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। ये जो नया कोविड है ओमिक्रॉन, इसके सिम्टम्स डिफरेंट भी हो रहे हैं। इनमें वो सिम्टम नहीं देखे गए जो पुराने केसेस में आए हैं, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू नेवर नो कि कब कौन सा नया रूप धारण कर ले। अगर ये हिंदुस्तान में आता है तो हमारे को बड़ा ही ठोस कदम रखने पड़ेंगे। I don't know whether we'll go for lockdown or not, लेकिन हमारे को प्रिकॉशंस लेनी है। अभी भी कंप्लेसेंट नहीं होना है, ढील नहीं देनी है। सख्ती, सतर्कता और सजगता देश में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना देश और दुनिया में कहीं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की रफ्तार के साथ संक्रमण और मौत के मामले जरूर कम होते गए, जिसके बाद पाबंदियों में ढील लोगों को दी जाती रही। और अब सर्दियां बढ़ने के साथ ही नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आकर के दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कड़ाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से लगातार कोरोना विस्फोट की खबरें आ रही हैं। देश में कोरोना विस्फोट के ताजा मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी से सामने आए हैं। मुंबई से लगे ठाणे के भिवंडी में वृद्धाश्रम में 69 बुजुर्ग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस वृद्धाश्रम में 100 से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं। संक्रमित सभी बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक के हासन जिले में एक स्कूल के 13 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक सरकारी स्कूल की 40 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं। तो यूपी के मथुरा में 4 विदेशी महिलाओं समेत 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। विदेशी महिलाएं यूरोप के फ्रांस, स्पेन और लिथुनिया देशों की रहने वाली हैं। मथुरा में विदेशी श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, इसलिए सरकार ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से ले रही है। गौर करिए, साल भर पहले देश में दूसरी लहर की शुरुआत की बड़ी वजह कुछ विदेशी नागरिक ही बने हुए थे। गवर्नमेंट डेफिनेटली पूरी प्रिकॉशन ले रही है। हमें भी अलर्ट पे रहना है, डॉक्टर्स को भी और इवन ऑल हेल्थ फैकल्टी को। अपने हॉस्पिटल में पूरी तैयारी रहनी चाहिए इस टाइम। जैसे लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सम लाइक प्रॉब्लम, कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कहीं बेड्स की कमी हो गई थी, लेकिन इस टाइम पे आई एम श्योर गवर्नमेंट इज फुली प्रिपेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड आई प्रे कि थर्ड वेव ना आए। साल भर पहले देश में दूसरी लहर की शुरुआत की बड़ी वजह कुछ विदेशी नागरिक ही बने थे। हालांकि भारत फिलहाल 5वीं लहर से जूझ रहे यूरोप और बाकी देशों के मुकाबले बेहतर हालत में है। देश तीसरी लहर के भंवर में न फंसे, इसके लिए सरकार के साथ साथ हर देशवासी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के बताए दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, सतर्क और सजग रहें। आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।